गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है। लास्ट लेक्चर में मैंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया था कि उसको मैथमेटिकली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। समझे ना, कैसे फील हुआ था हमें कि वो एग्जिस्ट कैसे करता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। इसमें एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, देखिए। और triangle having side length 2 meter is placed in a time varying magnetic field. Time varying magnetic field. dB बाई डी टी, मतलब आपको रेट दिया हुआ है, जो रेट है वो √3 टेस्ला पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane of triangle. ट्रायंगल की डायरेक्शन, जो प्लेन है, ट्रायंगल का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैं ट्रायंगल बना देता हूं यहां, ये ट्रायंगल है और इसको नाम दे देते हैं ABC। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABCC, ए की लेंथ 2 मीटर है, लिखा हुआ है ऊपर। और यहां इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख देता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है कि उसका एक सेंटर डेफिनेटली होगा, समझे ना। कौनी एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, समझे। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगा। नॉर्थ पोल के अगर आप बहुत ज्यादा करीब हैं तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो सिलेंड्रिकल शेप में होंगी। अगर आप एज अ होल बाहर से देखोगे तो आपको कर्व नजर आएगा, क्लियर। तो मैं ये जस्ट नॉर्थ पोल, जैसे यहाँ मैग्नेट रख दिया मैंने, ये मैग्नेट है इधर, ये नॉर्थ पोल है, उसके जस्ट बाहर ये आपको मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर रहा हूं, उसके जस्ट बाहर। क्लियर। यहां उसका सेंटर है, ये सेंटर है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सेंटर ये है, जो कि इस ट्रायंगल का सेंटर है, क्लियर। यहां दिया हुआ है द रेजिस्टेंस और ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ इज प्लेस्ड इन अ, इसमें दो केस देता हूं मैं आपको। पहला केस, ये कंडक्टर है, पहला केस की कंडक्टर है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, यहां मैं एक कंडक्टर रख देता हूं, this triangle is a conductor, complete triangle is a conductor, ABC triangle is a conductor। ये केस फर्स्ट है। इसके बाद इसमें रेजिस्टेंस देंगे। केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आपको बताना है इसमें व्हाट विल बी द EMF induced या पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है आपको। between point A and B.
ये पूछा जा रहा है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा, या ए और बी के बीच में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ फील हो रहा होगा इस ए और बी के बीच में। क्लियर। हम जानते हैं, कल आपको मैंने बताया था कि इस स्पेस में, इस प्लेनर स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के वेरिएशन की वजह से, समय के साथ वेरिएशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लूप की फॉर्म में फॉर्म होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टाइप का होगा। इसके बारे में हमने काफी बातें कर चुके हैं। इसके दूर अलग अलग डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊंगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो अलग अलग डिस्टेंस पर मुझे अलग अलग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का लूप मिलेगा, अलग अलग डिस्टेंस पर। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई थिकनेस नहीं होती है, समझे ना, वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट, मतलब वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम समझने के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई थिकनेस है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर से लेके बाहर तक कंटिन्यूस वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, कंटिन्यूस वे में। मतलब इससे आप 1 mm आगे जाओगे, फिर दूसरा mm, तीसरा mm, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ये हमें पता है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा उसको यहां डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूं, दर्शाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां एग्जिस्ट करेंगी। अगर मैंने इसको यहां टच कर दिया, और ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये सर्किल सभी को टच करेगा। मैंने ये फिगर रनिंग हैंड में बनाया, इसलिए ये लाइन नीचे टच नहीं कर रही है, लेकिन मैं टच करा देता हूं। ये सर्किल अगर यहां टच करता है तो हर एक एज को ये टच करेगा, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके बाद ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी लूप की फॉर्म में, और फिर एक लाइन ऐसी जाएगी। कंप्लीट ड्रॉ नहीं करते हैं इसको, यही छोड़ देते हैं। ये वाला जो लूप होगा, ये वाली लाइन इस सब से पास होगी, इस सी से पास होगी। क्लियर। तो इसको मैं भी यहीं छोड़ देता हूं। अब मुझे ए से बी तक जाना है और ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन डी ई नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ए टू बी, यहां ए टू बी, मतलब एल कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक एल लेना है मेरे को, और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ए पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और बी पर इंड्यूस्ड ईएमएफ। मुझे ए से बी तक पोजीशन बना के जाना है कि ए से लेके पोजीशन बी तक चेंज करनी है। क्लियर। यहां इस फॉर्मूले को मुझे ए बी लेंथ पर एग्जीक्यूट करना है। अब जरा देखो, अगर मैं ए बी लेंथ से किसी डिस्टेंस दूरी पर हूं, मान लेते हैं मैं यहां हूं इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और मेरे चलने की डायरेक्शन उस वक्त ये होगी। ये एंगल आएगा कुछ, यहां ये एंगल आप देख रहे हैं, ज्यादा एंगल है। कल मैंने बोला था कि मैं जो कल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था उस पर क्वेश्चन बनाऊंगा, ये वही क्वेश्चन है। ये दूसरा एंगल, यहां आप देखेंगे अलग एंगल, ये θ1, θ2, θ3 सब वेरिएबल है, और ये थीटा यहां आप इस पॉइंट पर देखेंगे ये एंगल 0 है। डीएल और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E1, E2, E3, E4, और यहां डीएल की डायरेक्शन भी यही है इस पॉइंट पर, यानी एंगल यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूसली घटते घटते 0 हो चुका है, और फिर यहां से लेके फिर बढ़ना स्टार्ट करेगा पॉइंट बी तक। जैसे यहां ए से लेके इस तक घटना स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही यहां इस पॉइंट से लेके इस तक एंगल बढ़ना स्टार्ट करेगा। मतलब ई डॉट डीएल आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, एंगल वेरिएबल है ई के और डीएल के बीच में। तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं यहां से ए से एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लूंगा, डीएल एलिमेंट, और उस लोकेशन पर ई डॉट डीएल को एग्जीक्यूट करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, अभी ऊपर से ये जो लाइन है इसको हटा देता हूं, जिससे कि फिगर आपको समझ में आए।
यहां से ये लाइनें हटा देता हूं मैं, नीचे रखता हूं लाइनें। वरना इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। देखो पॉइंट ए से x डिस्टेंस पर dx मोटाई का एक एलिमेंट ले लेते हैं ये, और dx बहुत ज़्यादा छोटा है, ये dx बहुत ही ज़्यादा छोटा है यहां से लेके यहां तक। अब इस एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे? फॉर द एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट चूज किया है उसके लिए मैं इक्वेशन लगाऊंगा ये, उस लोकेशन पर E, x लोकेशन पर, उस लोकेशन पे एंगल मान लेता हूं मैं, ये वो लोकेशन है। इसके आसपास वाली लाइनें भी हटा देता हूं क्योंकि अब इसमें ज्योमेट्री यूज होगी, और ज्योमेट्री के लिए मुझे क्लैरिटी के साथ फिगर बनता हुआ नजर आना चाहिए। सिर्फ एक सर्कल रखते हैं, कौन से वाला? जिस पॉइंट से, सिर्फ वो सर्कल रखते हैं जिस पॉइंट से एलिमेंट गुजर रहा है, समझे ना? जिस पॉइंट, जिस सर्कल से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उस सर्कल को ही रखते हैं सिर्फ, और सबको हटा देते हैं। ये वो सर्कल है। सिर्फ इस सर्कल को रखते हैं। इसके अलावा सभी को हटा देते हैं। अब देखिए यहां से इस पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, सेंटर से, इस लेंथ पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं। ये सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर डालता हूं यहां, तो ये जो सर्कल है इस पे तो 90 डिग्री आएगा। मुझे ये 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है, ये बता दूंगा मैं कितना आएगा। अगर मुझे इसकी एज लेंथ पता है तो ये मैं बता सकता हूं सी डैश। अगर ये सी डैश मुझे पता है, ये x है, तो ये 1 - x बचेगी ये लेंथ, तो ये एंगल भी मुझे पता होगा, और ये एंगल मुझे पता है ये थीटा है, तो ये 90 - थीटा, तो ये थीटा आएगा जो हमने लिया है। तो अब मुझे ये E डॉट dl जो था, E डॉट dx का इंटीग्रेशन डी फाई, अभी सिर्फ एलिमेंट के लिए करते हैं, ये एलिमेंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब यहां से मुझे E लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये कल मैंने आपको बताया था। सेंटर से x डिस्टेंस पर जो सर्किल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ये कल मैंने आपको बताया था। वो कैसे निकालते हैं? वो ऐसे निकालेंगे कि E 2 पाई, ये डिस्टेंस सी डैश, इसको लिख देता हूं मैं ABCD, इसको D लिख देता हूं अभी, CD 2 पाई CD टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें, और इसमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा पाई CD स्क्वायर dB/dt। CD से CD गया, पाई से पाई गया, तो E जो आएगा वो आएगा CD/2 dB/dt। मतलब आपको पॉइंट D पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना है पता है, वो लिख देता हूं मैं यहां CD/2 dB/dt। डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और dx ऐसे है, तो डॉट में आएगा cos थीटा, यहां ये cos थीटा मान लेता हूं मैं भी, अगर ये थीटा है तो ये थीटा आएगा, तो यहां लिख दूंगा मैं cos थीटा इंटू dx बराबर d इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये पूरा का पूरी जो भी
एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में होना चाहिए। जब तक ये एक वेरिएबल में नहीं है आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो अब देखो CD तो कांस्टेंट है, CD इसके लिए कांस्टेंट है। अब CD को भी मैं x के टर्म में निकाल सकता हूं। देखिए कैसे, ये मुझे पता है कि ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है। अब ये 60 डिग्री होता है, इसको कंप्लीट को मैं मिलाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक ये सेंटर है। अच्छा ये भी सी मान लिया मैंने, ये भी, तो इसको सेंटर लिख देता हूं, सेंटर। इसको लिख देता हूं C डबल डैश, ये C ही है, ये C है, इसको C डबल डैश लिख देते हैं, ABC डबल डैश, जिससे कि कंफ्यूजन ना आए आपको। अब देखिए अगर ये 2 मीटर है, ये cos 60 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है, ये 2 मीटर है, तो ये आएगा cos 60 डिग्री, और ये आएगा 2 cos sin 60, क्योंकि ये 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये 2 मीटर है तो 2 cos 60 इधर आएगा, 2 sin 60 इधर आएगा। ये लेंथ 2 sin 60 डिग्री होती है। 10th क्लास में आप जानते हैं कि ये टोटल लेंथ को सेंटर किस तरीके से डिवाइड करता है, ये 10th क्लास की नॉलेज है। अब इसमें कैसे करेंगे, ये 1:2 में डिवाइड करता है सेंटर इस पूरी लेंथ को, तो इसका मतलब नीचे वाली जो लेंथ आएगी वो 1/3 आएगी, ऊपर वाली लेंथ आएगी 2/3। तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं। ये क्या लिखा होता है, 2√3/2, √3/2 इंटू 1/3, यानी 2 से 2, √3 से √3। तो ये लेंथ CC डैश, जो CC डैश है वो आ जाएगा CC डैश 1/√3। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जा सकता है, तो इसको लिख देता हूं 1/√3। अब इसमें ये x है और ये 2 है, तो ये क्या आएगा 1, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी 1 - x, ये 1/√3, ये 1 - x। ये बता सकते हैं अब आप ये कितना आएगा, ये लेंथ बता सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास है, ये 1 - x है, तो ये आपकी CC डैश आपके पास होगा, CD आपके पास होगा, थीटा आपके पास होगा। सारी की सारी वैल्यू x के टर्म में लिखी जा सकती है, लिख देते हैं। देखिए CD यानी 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1 - x का स्क्वायर का √2, ये आया CD। dB/dt दिया हुआ है उन्होंने √3। cos थीटा, यहां cos थीटा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस लिख देते हैं 1/√3 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ा लेंदी होने वाला है इंटीग्रेशन, नहीं, देखो ये रूट वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, cos थीटा लिख दिया मैंने, dx और इधर आएगा d इंड्यूस्ड, इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल आउट, √3 से ये कैंसिल आउट, यहां क्या बचेगा 1/2 dx इंटीग्रेशन d, CD/2 dV/dt दिया हुआ है कांस्टेंट, कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, ये लिखा हुआ √3 टेस्ला। cos थीटा यहां से लिख दिया मैंने, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर, और इंटू dx यहां से 1/2। अब x a से लेके b तक, a से लेके b तक मतलब 2, x की वैल्यू यहां से लेके यहां तक कहां लेके जा रहा हूं, 0 से लेके 2, और इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी e a से लेके e b, तो ये क्या आएगा 1/2 2 - 0 इज इक्वल टू EA टू EB यानी EB - EA, तो ये आया 1 वोल्ट EB - EA, मतलब नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल सकते हो आप, A से B तक का नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा डिफरेंस में नहीं लिखा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाता है VA - VB। ईएमएफ एक ऐसी क्वांटिटी है जो A से लेके B तक कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के लिए होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ में डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डिस्क्रीट फॉर्म में होता है पॉइंट पर, कि इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं हम। इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेंथ पे, जैसे मैं एक बोल रहा हूं कि A से B तक नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, जैसे हमने एक लूप में निकाला था कि कंप्लीट लूप में कितना है, समझे, उसकी एक पोजीशन नहीं है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां है,
जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्किट में, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट में बोलते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो यहां तक ए रहेगा, और फिर जैसे ही मैं किसी सर्किट कंपोनेंट को क्रॉस करता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटेनियसली बढ़ेगा या घटेगा? समझे ना? इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ऐसा करते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ तक यहां तक सेम है, और फिर जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा किसी सर्किट कंपोनेंट को तो पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? तो वहां पोटेंशियल पॉइंट्स पर होता है, समझे ना? एक पॉइंट का पोटेंशियल इतना है। यहां क्या है? यहां पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए से लेके बी तक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, तो यहां वर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज किया जाएगा। ए से बी तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट आएगा वो आएगा ई नेट ए टू बी, ऐसे लिखा जाएगा ए टू बी, ना कि ई ए माइनस ई बी, समझे ना? इसका इंटीग्रेशन से आएगा ऐसे ई नेट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और वो क्या आएगा? ए टू बी। जैसे इंटीग्रेशन डीएस कर देते हैं ना, डीएस डिस्टेंस, इंटीग्रेशन डीएस, एस क्या है? डिस्टेंस, तो हम नेट डिस्टेंस लिखते हैं, समझे? तो वही ये क्या है? नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ए टू बी नेट। तो ये आंसर आएगा इस केस में। ऐसे सॉल्व करोगे इसको आप, मैक्सिमम टाइम यही पाएंगे कि ये जो इंटीग्रेशन आता है ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब जैसे ये रूट में, ये रूट में था, ये इंटीग्रेशन बहुत आसान आता है। मैक्सिमम टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही पाएंगे। मतलब कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगी, लेकिन सोचना आपको तरीके से पड़ेगा।